नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इग्नू के बीएजी प्रोग्राम के बीएचआईसी 134 कोर्स का हम लोग गेस्ट पेपर देखेंगे और इसमें पहला हमारा अध्याय है 18वीं सदी की व्याख्या। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम लोग भूमिका देखते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में 18वीं शताब्दी का अपना महत्व। इस सदी में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय सत्ताओं का उदय और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करना इत्यादि। इन परिवर्तनों के कारण आधुनिक इतिहासकार 18वीं शताब्दी के अध्ययन की ओर आकर्षित हुए हैं। इस अध्याय में 18वीं शताब्दी की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की गई है और इससे संबंधित इतिहासकारों के विचारों की व्याख्या की गई। इसके अतिरिक्त मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उदय के कारणों पर भी प्रकाश डाला गया है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कि इस अध्याय से हमारे परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न बन सकता है वो है 18वीं सदी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच क्या संबंध था। जान लेते हैं इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर होगा, अभी हाल तक भारतीय इतिहास में 18वीं सदी को एक अंधकार युग के रूप में चित्रित किया जाता रहा था, क्योंकि उस समय भारत में अव्यवस्था एवं अराजकता व्याप्त थी। कहा गया था कि इस सदी में मुगल साम्राज्य अपनी आंतरिक कमजोरियों और विदेशी आक्रांताओं की ठोकर से धराशायी हो गया। क्षेत्रीय शक्तियां कोई साम्राज्य स्थापित करने में असफल रही और सदी के अंत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो जाने के साथ ही स्थायित्व कायम हो सका। इस अंधकार युग के लिए भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो एक वरदान साबित हुआ। दूसरे शब्दों में 23 जून 1757 ईस्वी को भारत के मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं द्वारा व्यापक कार्यरत क्रियाओं यानी कि प्रक्रियाओं और विचारों का विस्तृत क्षेत्र को समझा जा सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कि 18वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्रथम, जब मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ और वह क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में बट गया। साम्राज्य में संकट जिसके परिणाम स्वरूप उसका विभाजन हुआ, वही इस परिवर्तन का मुख्य कारण है। जहां यह क्षेत्रीय और सामाजिक गुटों में राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण मात्र था, वहीं दूसरा परिवर्तन कहीं अधिक गहरा था। यह लगभग शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्लासी यानी कि 1757 और बक्सर यानी 1763 के युद्ध के पश्चात राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर हुआ। इसके फलस्वरूप कुछ नए बदलाव आए। सबसे बड़ा परिवर्तन यानी बदलाव समुद्री व्यापार संगठन में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और इसने अपने राजनीतिक आधिपत्य को सैन्य और व्यापारिक कार्यों में प्रयुक्त किया। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति के रूप में रूपांतरण हुआ। दूसरा है कि इतिहासकार 18वीं शताब्दी को एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में देखते हैं, जिसके द्वारा इसके प्रभावों को पूर्ण रूप से समझने में मदद मिलती है। नवीन व्याख्याओं के अनुसार इस शताब्दी की राजनीतिक गतिशीलता के बीज 1980 के आसपास मुगल साम्राज्य के विखंडन में देखे जा सकते हैं। ये ईयर जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार आप देख लेंगे। तो विघटनकारी परिणामों में 1720 के पश्चात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। 1750 से कंपनी के आधिपत्य में नए राजनीतिक संबंधों का प्रारंभ होता है। ये प्रक्रिया 1820 तक जारी रही, जिसमें प्रायः सभी स्वदेशी राज्यों का विलय अंग्रेजी यानी कि अंग्रेज शासित इलाकों में कर लिया गया या वे कंपनी के सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के मित्र बन गए। इस प्रकार 18वीं शताब्दी राजनीतिक महत्व की दृष्टि से 17वीं और 18वीं के अंतिम 2 दशकों और 19वीं सदी के पहले 3 दशकों को अपने में आत्मसात करती है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी दीर्घकालीन शताब्दी की धारणा लाभप्रद है। मतलब अब इस बात के ठोस प्रमाण है कि क्षेत्रों में राजनीतिक पुनर्स्थिति के साथ क्षेत्रीय आर्थिक पुनरुत्थान भी हुआ। कुछ स्थानों में अवनति हुई, वहीं दूसरे स्थानों में आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है, जिसका नेतृत्व स्थानीय
भूमिपति वर्ग और व्यापारिक वर्ग ने किया। प्रचलित मत जो शताब्दी के मध्य से आर्थिक अव्यवस्था पर जोर देता है की तुलना में आधुनिक शोधों से पता चलता है कि कंपनी के सत्ता में आ जाने से देशी संरचनाओं पर जोर पड़ने के बावजूद वे एकदम नष्ट नहीं। बहुत से कारणों से भी ये प्रतीत होता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में आर्थिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबे के राजस्व पर अधिकार स्थापित किया तो धन का प्रवाह बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ। पहले बंगाल अपने निर्यात के बदले सोना और चांदी पाता था, किंतु ये तरीका ज्यादा नहीं चल सका। 18वीं शताब्दी के अंतिम हिस्से में किसान नगदी फसलों जैसे कि नील और अफीम की खेती करने को बाध्य हुए। इसने अंत की फसल के उत्पादन का जो है बुरा प्रभाव डाला, किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को यानी कि 1750 से पूर्व के काल से भिन्न बनाने वाला एक और कारण है, वह है युद्ध का बदलता स्वरूप। 1750 के बाद की अवधि में युद्ध में नागरिक जान-माल क्षति और आर्थिक उत्पादन की क्षति पहले की तुलना में अधिक होने लगी थी तथा इसी युद्ध यानी इसी समय में युद्ध में नई तकनीकों के उपयोग से इसे और अधिक खर्चीला बना दिया गया था। व्यापक स्तर पर आग्नेय अस्त्रों का उपयोग, किराए के सैनिकों का उपयोग तथा स्थापित सेना का रखरखाव, इन सभी के बहुत हानिकारक प्रभाव हुए। अब तीसरा अगर पहलू हम बात करते हैं तो तीसरा है एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य जो हाल ही में उभर कर सामने आया है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का अवलोकन करता है। हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था और प्रारंभिक आधुनिक व्यापार के यूरोपीयकरण ने 18वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रकृति और भविष्य पर प्रभाव डाला। व्यापार की इस लंबी अवधि में भारत ने हमेशा वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की थी। इस मांग का निर्धारण यूरोपीय व्यापार के विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा किया जाता था। भारत के दृष्टिकोण से इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ था और इस माध्यम से भारत में काफी धन आया। 18वीं शताब्दी को समझने के परिप्रेक्ष्य से ये परिणाम महत्वपूर्ण है। मुगल और उत्तर मुगल के बीच निरंतरता की समस्या और उनसे उपनिवेशवाद के प्रारंभिक वर्षों की समस्याओं को तभी समझा जा सकता है अगर यह ध्यान रखा जाए कि भारत का व्यापारिक जीवन और पूंजी विस्तृत रूप से संबंधों के सिलसिलों से जुड़ी हुई थी, जिसकी अंतः प्रेरणा आगरा और दिल्ली के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से आती। प्रारंभिक उपनिवेशवाद की मध्यस्थता ने इस समावेश की प्रक्रिया को और भी गहरा कर दिया। इसका एक उदाहरण हमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर एशियाई व्यापार में आए परिवर्तनों में दिखाई पड़ सकता है। जब भारत और पश्चिम एशिया के बीच एक प्रारंभिक संयोजन अंग्रेजी व्यापार की देखरेख में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया की दिशा में मुड़ गया, क्योंकि 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी की तुलना में जो एक संकटग्रस्त समय माना जाता है, विश्वव्यापी आर्थिक विस्तार हुआ और भारत का समुद्री व्यापार इस समय असाधारण रूप से बढ़ा। इसलिए कोई भी दृष्टिकोण जो 18वीं शताब्दी को आर्थिक पृथकीकरण का युग मानता है, संदिग्ध माना जाना चाहिए। इस प्रकार 18वीं सदी को एक अब जो है मूलतः अंधकारमय अराजकतावादी युग नहीं माना जा सकता है। मुगल साम्राज्य का पतन ही इस शताब्दी का एकमात्र प्रमुख विशेषता थी। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय सदी के मध्य की लगभग उतनी ही महत्वपूर्ण दूसरी घटना थी। ब्रिटिश शक्ति का उदय तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी। तो इस प्रकार से जो है इसकी कुछ विशेषताएं हमने देखा 18वीं शताब्दी की। अब प्रश्न संख्या 2 है 18वीं सदी यानी कि शताब्दी संबंधी वाद विवादों की चर्चा कीजिए। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। 18वीं शताब्दी से संबंधित अनेक वाद विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस सदी में तीव्रता से इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि स्वाभाविक है कि लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं जो एक दूसरे से भिन्न है। मोटे तौर पर यह वाद विवाद इस शताब्दी को 2 भागों में बांटे जाने से शुरू होता है और भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के समर्थकों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। हम यहाँ 1750 तक के समय को ले लें तो 2 तरह के मत, साम्राज्य केंद्रित और क्षेत्र केंद्रित विचार।
1750 के बाद भी हमें दो विचार भारतीयता और यूरोपीयकरण के समर्थन में मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य और उसकी संस्थाओं को जो है केंद्रीयता और समाज और अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया में उसकी भूमिका मुख्य होती है, मतलब होती है। इस विचारधारा के अनुसार साम्राज्य के पतन के तबाह होने के जो है इस विचारधारा के अनुसार साम्राज्य के पतन के तबाह करने वाले परिणाम हुए। इस विचारधारा के कट्टरवादियों के विचार में इस पतन से देश में राजनीतिक अव्यवस्था और अराजकता आ गई। हाल ही की व्याख्याओं में इस पतन को संरचना के ह्रास के रूप में देखा गया है, लेकिन इन सबसे कुछ भी कोई सकारात्मक विचार नहीं उभर पाया। साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले क्षेत्रीय जो है राज्यों पर आरोप लगाया जाता है कि वे अपने को पहले से ज्यादा जितना उनका विकास एक मुगल सूबे के रूप में हुआ था उससे अधिक विकसित नहीं कर पाए। ये विचार जाट, सिख और मराठाओं के विरोधी आंदोलनों को लुटेरों के दलों के रूप में देखते हैं। इसके अतिरिक्त वे विचार धाराएं हैं जो घटनाओं को क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य से देखती हैं। साम्राज्य केंद्रित विचार जो साम्राज्य की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करते हैं के विपरीत क्षेत्र केंद्रित विचार साम्राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले सामाजिक समूहों को अपना केंद्र बनाते हैं। उन्होंने इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक प्रक्षेप पंथों की गति को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बदल दिया। एक स्तर पर मुगल क्षेत्रीय शासन को मूलतः बदल दिया गया, जिससे बंगाल, अवध और हैदराबाद में स्वायत्त राज्यों की स्थापना हुई। दूसरे स्तर पर मराठा और सिख जैसी राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, जिनका उदय मुगलों के विरोध के रूप में हुआ था, परंतु उन्होंने जो राजनीतिक तंत्र खड़ा किया उसमें उन्होंने ज्यादातर मुगल प्रशासनिक पद्धतियों का ही प्रयोग किया। इस बदले हुए क्षेत्रीय प्रपक्ष में अधिकारियों ने मुगल कुलीन वर्ग को क्षेत्रों में अपनी शक्ति और मजबूत करने का मौका दिया। इसके अतिरिक्त उनके परिवार और आश्रितों को कृषि पर मालिकाना अधिकार स्थापित करने और राजस्व को इजारे यानी कि ठेके पर लेने का मौका मिला, जो धीरे धीरे आने वाले समय में उनकी पुश्तैनी जायदाद बन गई। व्यापारिक विकास द्वारा क्षेत्रों में इनकी स्थिति और मजबूत हुई। यूरोपवादी विचार के अनुसार जो 1750 के बाद की स्थिति के बारे में बताता है, एक विजयी विस्तारवादी के प्रभुत्व को प्रमुखता दी गई है, जिसने अराजकता और अव्यवस्था से घिरे हुए भारत को हराया। ये भारत के राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों की सबसे जो है प्रमुख दृष्टिकोण है, जो भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों पर श्रेष्ठ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। राष्ट्रवादी विचारधारा 18वीं शताब्दी में भारत में फैले अराजकता को देश के इतिहास में एक क्षणिक और भयंकर भूल बताते हैं या मानते हैं, जिसने पनपते हुए राष्ट्र को एक विदेशी शक्ति के अधीन कर अपने आप को उसका उपनिवेश बना दिया। परंपरागत मार्क्सवादी विचारधारा अंग्रेजी शासन को एक आवश्यक बुराई मानती है, क्योंकि इससे 18वीं शताब्दी के सामंतवादी विघटन का अंत हुआ। हाल के कुछ विद्वान इसे ऐसे रूप में देखते हैं जो निरंतर लाभ वस्तुओं और बाजारों की खोज में था, जिसका कोई गतिशील पहलू नहीं था। परंतु 18वीं शताब्दी के बारे में इतिहासकारों के दृष्टिकोण में कुछ सामान्य मान्यताएं हैं। पहली ये कि व्यवस्था और स्थिरता एक बड़ी अखिल भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हो सकती है, और चूंकि यह स्थिरता 18वीं शताब्दी में समाप्त हो गई, इसलिए इस काल में अव्यवस्था, अराजकता और पतन आया। दूसरा ये कि सभी ने माना है कि इस शताब्दी में विच्छिन्नता आई। दोनों विचार के समर्थक अंग्रेजी शासन को एक मूलभूत विभाजन मानते हैं, यानी कि विघटन मानते हैं, जो विदेशी और अनजान आधिपत्य पर आधारित था तथा जो भारतीय अधिशासन या संस्कृति की परंपराओं से बहुत दूर था। दूसरी ओर भारतवादी परिप्रेक्ष्य उपनिवेशवाद के इस संक्रमण काल को विभेदक मानते हैं, यानी कि अलग अलग करने वाला मानते हैं। अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को विजय और आधुनिकीकरण का एक तरफा
प्रक्रम न मानकर भारत के साथ यूरोप विशेषकर अंग्रेजों का जो है एक लंबे अरसे के लिए संबद्धता मानते हैं। तो अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को विजय और आधुनिकीकरण या हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण का एक तरफा पर जो है कह सकते हैं हम लोग एक तरफा प्रक्रिया नहीं मान करके भारत के साथ यूरोप के एक लंबे अरसे को जो है संबंधित करके देखते हैं कुछ इतिहासकार। तो ये बात यहाँ पे दिया हुआ था। भारत पर एक विदेशी शासन की शक्ति के बल पर उपरोक्त उपरोपण के स्थान पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस प्रकार से या किस तरह से भारतीय समाज की परिस्थितियों ने अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया है। इस तर्क के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन के निर्धारण में महानगरीय स्वार्थों के साथ साथ भारतीय कारकों का भी योगदान था। भारतवादी दृष्टिकोण रखने वाले 18वीं शताब्दी को मात्र अराजकता से भरपूर काल नहीं मानते। उनके मतानुसार मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों ने भारत को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। भारतवासी साम्राज्य के टूटने को आर्थिक पश्चगमन नहीं मानते। उनका मानना है कि 18वीं शताब्दी में भी भारत की व्यापारिक और सैन्य कुशलता बनी रही और कंपनी ने इसका अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। जहां एक ओर इस अनाधिकार प्रवेश का जोरदार देशी विरोध रहा, वहीं दूसरी ओर भारत में अंग्रेजी शासन की सफलता के पीछे देशी कारकों का विशेष योगदान रहा। अंग्रेजी शासन भारतीय शासन प्रणाली के आदर्शों, कृषि व्यापारिक प्रबंधों और मानव संसाधनों की दक्षता पर आधारित था, परंतु उसने अपने उद्देश्य के अनुसार उसको जो है ढाल लिया। भारतवादी दृष्टिकोण के मतानुसार 18वीं शताब्दी किसी अवरुद्धता को नहीं इंडिकेट करती है, बल्कि उसमें एक गहरी निरंतरता थी जिसमें पहले से चलती आ रही संस्थाएं और संरचनाएं बनी रही। तो यद्यपि उनका स्वरूप बदल गया और चारों ओर व्यावसायिक प्रक्रियाओं का विस्तार हुआ, इस विचारधारा का प्रचार करने वाले कैम्ब्रिज स्कूल कहलाते हैं, क्योंकि इनमें से कई अमेरिका में रहते हैं और कई भारतीय इतिहासकारों का भी यही दृष्टिकोण है। इन्हें संशोधनवादी इतिहासकार की संज्ञा दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालिए, या मुगल साम्राज्य का पतन और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, ये बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। ये घटना मध्यकालीन भारत का अंत करके आधुनिक भारत की नींव डालती है। इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को लेकर विवाद है। मुगल साम्राज्य, जिसे जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 में स्थापित किया था और जिसे 16वीं सदी के उत्तरार्ध में बादशाह अकबर ने उसकी ख्याति की चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, अपने अंतिम महान बादशाह औरंगजेब यानी कि 1658 से 1707 के शासनकाल के बाद तेजी से पतन की ओर बढ़ने लगा। मुगल साम्राज्य की अवनति के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। फर्रुखसियार जैसे बाद के मुगल शासकों ने इस पतन को रोकने की कोशिश की। हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे प्रतीत हो कि इन बादशाहों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, परंतु घटनाएं जितनी तेजी से घट रही थी कि किसी एक व्यक्ति विशेष द्वारा काबू में कर पाना असंभव था। अन्य विचार तीव्रता से बिखरती हुई संरचना पर, साम्राज्य की आर्थिक और जागीरदारी व्यवस्था में आए संकट पर अपना ध्यान केंद्रित करती है, जिससे अधिशासन जोखिम में पड़ गया था। इरफान हबीब के तर्क इस संबंध में सबसे प्रभावशाली रहे। हबीब का मानना है कि एक ओर अर्थव्यवस्था के विस्तार की क्षमता स्वयं में बुनियादी तौर पर अपने आप में सीमित थी। मुगल अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति थी कि किसानों से अधिक अधिशेष हथिया लें। इसने एक त्रिध्रुवीय संघर्ष कुलीन वर्ग, जमींदार और किसानों के बीच को जन्म दिया। यह संघर्ष शीघ्र ही इतना बढ़ गया कि उसे नियंत्रित कर पाना या रोक पाना असंभव हो गया। सतीश चंद्र के अनुसार साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण राज्य के अधिकारियों की जागीर प्रथा की कुशलता को बनाए रखने में यानी कि बनाए रखने की असमर्थता थी, जिससे आपसी गुटबाजी में तीव्र संघर्ष को जन्म दिया। इसी धारा में अथर अली का मानना है कि जागीरों की अत्यधिक कमी इस पतन का एक बड़ा कारण था। औरंगजेब के दक्षिण अभियानों के परिणाम स्वरूप भू आवंटन के अधिक आकांक्षाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे कि जागीर व्यवस्था चरमरा गई।
जॉन रिचर्ड्स द्वारा इसमें विशेष संशोधन किया गया। उनका कहना था कि दक्षिण में बेरोजगारी यानी जागीर के बिना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उस क्षेत्र में भू आवंटन की कमी नहीं थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति भी दिशाहीन और सिद्धांतहीन थी। उसने बीजापुर और गोलकुंडा के सिया राज्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप दक्षिण में मराठाओं को अपना प्रभाव बढ़ाने एवं संगठित होने का सुअवसर प्राप्त हो गया। यदि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों के साथ सहयोग की नीति अपनाई होती तो दक्षिण में मराठाओं की शक्ति को नष्ट करने में ये राज्य औरंगजेब का सहायता अवश्य करते। इस प्रकार औरंगजेब की शासन नीति का मुगल साम्राज्य की शक्ति और संगठन पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण मुगल साम्राज्य दिनानुदिन यानी कि दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता गया। मार्शल हॉब्सन द्वारा ये तर्क प्रस्तुत किया गया था कि तीनों मुसलमान साम्राज्य ऑटोमन, सफविद और मुगल इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे समान रूप से एक ही धर्म का पालन करते थे, बल्कि उनकी सफलता का एक प्रमुख कारण गोला बारूद का सही प्रयोग था। उनकी कमजोरी और पतन का भी मुख्य कारण यही था कि वे पश्चिमी गोलार्ध में युद्ध के क्षेत्र में बदलती हुई नई तकनीकों को सफलतापूर्वक अपना सके। हाल में इक्तिदार आलम खान ने हमारा ध्यान गोला बारूद केंद्रीयकरण और प्रतिरोधों के बीच की समकालिक अनुकूलता की ओर आकृष्ट किया है। बंदूक, तोप और गोली बारूद ने जहां साम्राज्य की शक्ति को बढ़ावा दिया, वहीं शक्तिशाली प्रजा द्वारा उनका प्रयोग अपने को शक्तिशाली यानी कि सशस्त्र करने के लिए और राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए किया। तत्कालीन परिस्थितियों में इस महत्वपूर्ण तकनीकी ज्ञान के नीचे साम्राज्य यानी कि सामान्य जनता तक पहुंचने से रोक पाना असंभव था। अतः गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र पर राज्यों के एकमात्र नियंत्रण का सिद्धांत इसलिए कामयाब सिद्ध नहीं होता क्योंकि जमींदार, चौधरी और प्रमुख कृषि समूहों के पास बड़े पैमाने पर शस्त्र सेनाएं थी। मराठा, सिख और जाटों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के पास बंदूकों का भंडार भरपूर था। ये स्मरण योग्य है कि इन लोगों को अपने समाज और जाति के उच्च स्थिति के अनुसार कुछ परंपरागत अधिकार और अनुलाभ मिलते हुए थे। इससे वे जरूरत पड़ने पर अपनी सेना की संख्या बढ़ा सकते थे, जो प्रायः वे करते थे। मुगल सेना के पास हालांकि अत्यधिक मात्रा में सैन्य सामग्री थी, इसके बावजूद उन्होंने स्थानीय सरदारों से हमेशा खतरा रहता था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में उनकी अवस्थिति उनके अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी तक राज्य और स्थानीय सरदारों के पास समान रूप से सैनिक यानी कि सैन्य तकनीक उपलब्ध थे। टेक्नोलॉजी जो है, सोल्जर टेक्नोलॉजी यानी आर्म जो टेक्नोलॉजी है वो आपका अवेलेबल था, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में एक व्यापक उथल पुथल थी। स्टुअर्ट गार्डन ने ये दर्शाया है कि 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने किस प्रकार के बहुत बड़े जो है और पंचमेल सैन्य श्रमिक बाजार का उपयोग किया, जिससे यूरोप भी शामिल थे। औरंगजेब के शासनकाल के पश्चात सैन्य संगठन शिथिल हो गया था। इसके उत्तराधिकारी स्वयं अयोग्य थे। उन्होंने सैनिकों की व्यवस्था और अनुशासन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें नैतिक और शारीरिक बल समाप्त हो गया। अकबर द्वारा प्रचलित की गई एक मनसबदारी प्रथा में अनेक दोष आ गए। बड़े बड़े जमींदारों और सामंतों को सेना में मनसबदारों का पद दिया जाता था। इन मनसबदारों में सैन्य कुशलता और संगठन की क्षमता का अभाव होने के कारण सैनिक में आलस्य और दुर्बलता उत्पन्न होना स्वाभाविक था। धीरे धीरे अनुशासनहीनता भी बढ़ती गई। दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही दृष्टिकोण मुगल साम्राज्य के पतन को समझने के लिए महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दीर्घकालीन दृष्टिकोण यह है कि मुगल साम्राज्य ने शक्ति के केंद्रीकरण के लिए
कई संस्थानों की नींव रखी, परंतु दुर्भाग्यवश में से जो है साम्राज्य की सांस्थानिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में समय समय पर संकट आ गया। उनका समाधान मुगल शासन प्रभावशाली ढंग से नहीं कर पाए, जैसे भू राजस्व निर्धारण और वास्तविक कर वसूली में सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों से राज्य यानी कि राजस्व प्रेषण में 20% तक की क्षति को कम करने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई। मुगल साम्राज्य की एक संरचनात्मक असमर्थता भी थी कि वह राज यानी कि स्थानीय विशिष्ट वर्ग और सरकार के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाई। दोनों निरंतर विरोध की स्थिति में रहते थे। निश्चित रूप से कभी कभी दोनों में पुनर्मेल के भी उदाहरण मौजूद हैं, जैसे कि अकबर की राजपूत नीति। इसका प्रभाव इसका प्रभाव क्षेत्र में यानी कि क्षेत्र पूरे राजपूताना तक विस्तृत नहीं था, और न ही यह समस्त राजपूत वंशों के लिए, और न ही राजनीतिक संघर्षों को रोक पाई। सरकार द्वारा साम्राज्य में दूर दूर तक फैले हुए छोटे छोटे जमींदारों के साथ कोई व्यापारिक यानी कि जो है व्यवहारिक संबंध यानी कि संबंध स्थापित न कर पाने की अक्षमता, जिसमें दोनों की सर्वमति हो यानी कि सम्मति हो, ने समस्याएं और बढ़ाई। मसावल और जोड़ तालाब इलाके सर ए हासिल इलाकों के साथ साथ थे। ये सभी दीर्घकालीन संरचना समस्याओं में शामिल थे। अल्पकालीन समस्या के अंतर्गत दक्कन के संकट और उत्तरी भारत में गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में चले आ रहे जाट और मेवातियों के दीर्घकालीन विरोधी आंदोलन, और पंजाब में सिखों के विरोध शामिल, जिन्होंने बाद में गंभीर रूप धारण किया। पूर्वी भारत जैसे क्षेत्रों में जहां 17वीं शताब्दी में विशेष रूप में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ, पेशकश वसूली में कठिनाई रही, क्योंकि जमींदारों ने राजस्व के ढीलेपन का अपने हित में पूरा लाभ उठाया। हालांकि साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता में कोई अंतर नहीं आया, परंतु इससे आर्थिक कठिनाइयां बढ़ी। इसके साथ दो और एशियाई साम्राज्यों में भी संकट पैदा हो गया, जिससे भारत और पश्चिमी इस संपर्क टूट गया। एक व्याख्या के अनुसार मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को इस समय जिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसका महत्वपूर्ण कारण इन साम्राज्यों का पतन ही था। अल्पकालिक संकटों ने पहले से चली आ रही राजकीय अनिवार्यताओं और स्थानीय अनिवार्यताओं के मध्य दीर्घकालीन संघर्षों में और भी वृद्धि की, जिससे साम्राज्य के घुटने टेकने पड़े। इतिहासकारों का विश्वास है कि मुगल साम्राज्य के पतन की जड़ें व्यक्तियों या विशेष नीतियों की बजाय मुगल प्रशासन की बुनियादी संस्थाओं और व्यवस्थाओं में थी। कुछ इतिहासकार इस पतन के लिए औरंगजेब की विभाजनकारी नीतियों को दोषी ठहराते हैं। विशेष रूप से दोष उसकी धार्मिक नीतियों को दिया जाता है, जिन्होंने कि हिंदुओं को, जो आबादी के बहुमत थे, विमुख कर दिया। औरंगजेब ने अपने दक्कन के सैन्य अभियानों पर व्यापक मात्रा में धन और जन को नष्ट किया। साथ ही दक्कनी सैन्य अभियानों में व्यस्तता के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब अपनी राजपूत नीति से और राजपूतों की निष्ठा से वंचित हो गया। उसे उन राजपूत राणा बांकुरों की सेवा नहीं मिल सकी, जिसने मुगल साम्राज्य के वैभव को कभी उत्कर्ष पर पहुंचाया था। मुगल दरबार में उमरा वर्ग का बढ़ता हुआ प्रभाव और उनकी शासक निर्माता की छवि भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार है। विशाल मुगल साम्राज्य के लिए एक स्थिर केंद्रीय प्रशासन का अभाव भी साम्राज्य के पतन का कारण बना। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाकर मंदिरों को तोड़ने का आदेश देकर अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को गलत दिशा दी। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य पतन के गर्त में पहुंच गया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कुछ हद तक नादिर शाह, अहमद शाह के आक्रमण, यूरोपियन कंपनियों के आगमन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
अब इसके बाद हम लोग जो है अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, वो है 18वीं शताब्दी में क्षेत्रीय राज्य व्यवस्थाओं के उद्भव का सामाजिक आर्थिक संदर्भ क्या था, या 18वीं शताब्दी में सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के जीवंत केंद्रों के रूप में उभरते क्षेत्रों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, साम्राज्य के क्षेत्र केंद्रित परिप्रेक्ष्य अपनाने से उसके पतन के वैकल्पिक रूप नजर आते हैं। यहाँ तक कि फारसी भाषा के स्रोतों से भी साम्राज्य के विकेंद्रित और नाजुक पहलुओं के विवरण है। उदाहरण के लिए आंद्रे विंक फितना के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि राज्य व्यवस्था निरंतर अंदर से ही विनाशकारी थी और गुटबंदी और अपकेंद्रक शक्तियां केंद्र से लगातार अलग हो रही थी। स्टीफन ब्लैक द्वारा मुगल काल की पैतृक नौकरशाही व्याख्या उसका एक दूसरा पहलू है। इसका अर्थ ये है कि मुगल हमेशा विस्तृत रूप में एक व्यक्तिगत यानी कि पैतृक और अत्यंत सैन्यीकृत और केंद्रीय पहलुओं के अंदर संतुलन रखने के प्रयत्नों में एक तनी हुई रस्सी पर चलते रहे। इससे एक अजीब तरह की असंगति पैदा हो गई और जैसा एम.एन. पियर्सन कहते हैं, मुगल शासक एक पैतृक, अत्यधिक व्यक्तिगत शासन और अपनी सैनिक आकांक्षाओं के बीच की दरार को लांघ नहीं पाए। अपनी सेना को कामयाब बनाने के प्रयत्न में वे एक स्वतंत्र सैन्य नौकरशाही प्रथा की स्थापना नहीं कर पाए। मुजफ्फर आलम द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार स्थानीय भद्र वर्ग द्वारा इस राजकीय प्रक्रिया को अंदर ही अंदर काट कर अपनी स्थिति को और मजबूत किया गया। इस प्रकार यह पता चलता है कि मुगल राज्य से पीछे हटने वाले कई दबाव थे, जिसके अंतर्गत केंद्र की गुटबंदी से लेकर स्थानीय और क्षेत्रीय विशिष्ट वर्गों द्वारा स्वयं को सुदृढ़ बनाना शामिल था। इन वर्गों की प्रकृति सब जगह एक जैसी नहीं थी। अवध के लोग समाज को उच्च वर्ग के थे, यानी कि अशरफ। बाकी स्थानों पर कुछ निम्न श्रेणी के तत्व भी शामिल थे, जैसे पंजाब में जाट किसान या बंगाल में बसे हुए इलाकों के छोर पर स्थित सदगोप जमींदारी। महाजन और व्यापारियों ने इसमें विशेष भूमिका अदा की। वे कुछ पैसे देकर लागत की जिम्मेदारी ले लेते थे। 18वीं शताब्दी में नए आंचलिक विशेष वर्ग द्वारा यानी कि विशेष वर्ग की ये विविधता इनकी प्रमुख विशेषता थी, जिससे हमें एक ऐसी व्यवस्था दिखाई देती है जो बहुध्रुवीय तनाव के थोड़ेपन से परेशान, यानी कि थोड़ेपन ना कह के हम ये कह सकते हैं जो कि बहुध्रुवीय तनाव के थपेड़ों से परेशान। ये संकट ऐसे गुटों के आशंकाओं को दोबारा उदय होने से हुआ, जिसे सी.ए. बेली कई तरह के सैन्य, व्यापारिक और राजनीतिक ठेकेदार के नाम से संबोधित करते हैं, जिन्होंने एक साथ एकजुट होकर मुगल साम्राज्य के बढ़ते हुए व्यापार और उत्पादन का फायदा उठाया। इस उदय का अर्थ पतन नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपरी सतह के सामाजिक विस्थापन के साथ-साथ कुछ पुरानी संस्थाओं का स्थान कई संस्थानों ने ले लिया और कुछ को पुनः संगठित किया गया। हाल के अध्ययनों में 18वीं शताब्दी की राजनीतिक प्रक्रिया 3 तरह की शासन प्रणालियों की ओर इशारा करती है। इनमें से प्रथम पहले से चली आ रही मुगल शासन प्रणालियों की प्रतिकृति थी। अवध और बंगाल के नवाब केवल नाम के ही सूबेदार थे और उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में इन प्रांतों पर राज्य कर रहे थे। इन्होंने मुगलों द्वारा शुरू की गई प्रथाओं और रीतियों को अपनाया। दूसरी श्रेणी में वे राज्य आते थे जिनकी उत्पत्ति मुगल साम्राज्य से हटकर हुई थी। इनमें मराठा, जाट और सिख राज्य आते थे। जिनके के सुदृढ़ीकरण ने नए तंत्रों की स्थापना की, जिनसे मुगल साम्राज्य को वास्तविक रूप से और निरंतर रूप से जो है खतरा था। तीसरी श्रेणी में आने वाली संरचनाएं राजनीतिक अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसमें मुसलमान और हिंदू और आदिवासियों के कई स्थानीय प्रभाव क्षेत्र थे, जो अर्ध स्वाधीन राज्यों की सीमाओं पर स्थित थे। जाट जमींदार द्वारा गंगा जमुना दोआब क्षेत्र में भगाए गए राजपूत वंशों ने पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में अवध तक विजय प्रवासन और व्यवस्थापन द्वारा छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की। रोहिलखंड और भोपाल में अफगान सरदारों ने विजय
ठेके पर राजस्व यानी कि इजारा और दक्षिण पश्चिम सीमावर्ती इलाकों के साथ व्यापार द्वारा अपने राज्यों की स्थापना की। बनारस राज और बंगाल के बुर्दवान और कासिम बाजार के जमींदारों ने कृषि उपनिवेशिता यानी कि कृषि उपनिवेशिकता, राजस्व के ठेकेदार यानी कि इजारा और व्यापार द्वारा अपने राज्यों को संगठित किया। भारत के उत्तर पूर्व साम्राज्य यानी कि उत्तर पूर्व सीमा में अहोम राजपूतों यानी कि राजाओं ने मुगल साम्राज्य को 1680 के आसपास बढ़ने से रोका। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस हिंदू वंश के राजाओं ने अंग्रेजों के आक्रमण तक असम को स्वाधीन रखा। दक्षिण के मैसूर में 1760 के आसपास स्वतंत्र यानी कि दक्षिण में मैसूर में 1760 के आसपास राजतंत्रवादियों का वास्तव में प्रमुख केंद्रीकरण हुआ। डेविड लड्डन बताते हैं या लड्डन दर्शाते हैं, इससे पहले की स्थिति यह थी कि तेलुगु भाषी नायकों ने छोटे छोटे राज्य बना रखे थे। वहीं पर कई पालयकार यानी कि पुड़ियागार थे, जो कि पोलीगार थे, जिन्होंने की नायकों के क्षेत्रों में अपने छोटे-छोटे क्षेत्र बनाए जो मंदिरों पर आधारित थे, जिनका अत्यधिक मात्रा में सैन्यीकरण हुआ। मालाबार तट पर तटवर्ती राज्यों और जमींदारों घरानों में एक आशंकापूर्ण संधि का रिश्ता था, जो व्यापार, भूमि और श्रम से प्राप्त होने वाले लाभों को पारस्परिक रूप में बांट लेते थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के समय में मैसूर के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में एक अंतर्वृद्धि राजतंत्र का प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।